नमस्कार दोस्तों। मेरा ये वीडियो ज़रा रूटीन टॉपिक से हटकर है और मैं डिस्कस करूंगा आज कि जब शादी को 35-40 साल बीत चुके होते हैं हमारे इंडियन सेटअप में, तो वाइव्स अक्सर अपने हस्बैंड से इमोशनली ड्रिफ्ट अपार्ट क्यों हो जाती हैं और केवल सिक्योरिटी के लिए रुकी रहती हैं, जो मैंने अक्सर देखा है, जिस पर मैं बात करूंगा। और जो नॉर्मली वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड को प्यार तो देती हैं, अटैच भी रहती हैं, लेकिन इमोशनली थोड़ी सी दूर हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं, जब मैं पेशेंट देख रहा होता हूं, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों आते हैं और दोनों के एज 60+ होती है, जैसे अगर हस्बैंड जब वो 70 साल के हैं, वाइफ 65 साल के हैं, और जब अपनी बीमारी डिस्कस करते हैं और जनरली हस्बैंड अपने को दिखा रहा होता है, तो वाइफ थोड़ी सी उनसे इरिटेटेड सी लगती है। जैसे जब भी वो कोई सवाल पूछता है वो उनको रोकती है, कहती है बात तो हम पहले कर चुके हैं, और लगता है कि वो इरिटेटेड रह रही है अपने हस्बैंड से। ऐसा क्यों होता है, इस पर मैंने कहा मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि पत्नियां जो हैं हमारे इंडियन सेटअप में, उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर का सारा काम करें, और उसके साथ भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो वो डिजर्व करते हैं या वो सोचती हैं जो वो डिजर्व करती हैं। जैसे जब से शादी होती है वो लगातार काम कर रही होती हैं, और उनको मैं कहूँगा कि टेकन फॉर ग्रांटेड लगता है, और एक लिमिट आ जाती है एक दिन तक जब वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती। जैसे घर में हर काम पत्नी के ऊपर होता है घर का। अगर पत्नी बीमार है, थर्मोमीटर कहाँ पड़ा है, हस्बैंड को यह भी पूछना है तो वो वाइफ से पूछ के उसको देगा। अगर कोई शादी होनी है कहीं पर, उसके लिए कितने का लिफाफा बनाना है, क्या सगन देना है, ये भी वाइफ की जिम्मेवारी होती है। और जब घर में कोई शादी होती है, जब कोई बेटे की या बिटिया की, तो उसका पूरा अरेंजमेंट भी वाइफ के हाथ में होता है। तो अल्टीमेटली वाइफ को लगने लगता है, और वो सही लगने लगता है, कि वो तो इंडिस्पेंसिबल है, उनके बिना घर नहीं चल सकता। तो वो रियलाइज करते हैं कि वो इतने साल शादी के 25 साल क्यों थोड़ी सी सेकंड हैंड बन के रही, क्यों अपने हस्बैंड से मैं वर्ड यूज करूंगा दब के रही। तो उनकी रियल पर्सनैलिटी बाहर आने लगती है। फिर आपस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती। हमारे यहाँ लेडीज के टेस्ट, या मैं अपने यहाँ का क्या कहूँ, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट होते हैं। लेडीज को घर की डेकोरेशन में, हाउस होल्ड वर्क में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और हस्बैंड जो है वो पॉलिटिक्स ज्यादा प्रेफर करते हैं डिस्कस करना। और आपस में उनकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन बातों में, क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट नहीं रहते टॉपिक के, डिफरेंट होते हैं। अगर टीवीज भी वो देखना शुरू करते हैं तो वाइफ का इंटरेस्ट होता है फैमिली ड्रामाज में, टीयर जर्कर्स में, इमोशनल में, और हस्बैंड का इंटरेस्ट होता है थ्रिलर्स में, क्राइम स्टोरीज में वगैरह। तो धीरे धीरे दोनों बैठकर आपस में घर में, जो आजकल मेन माध्यम है टीवी देखने का, उसमें भी अलग अलग रूम में बैठकर टीवी देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वाइफ को दूसरी चीजें पसंद होती है, हस्बैंड को दूसरी चीजें पसंद होती हैं। फिर दोस्त डिफरेंट होते हैं। हस्बैंड के जो फ्रेंड्स होते हैं वो वाइफ को जल्दी पसंद नहीं आते, और एज ग्रुप बढ़ने के साथ साथ जो फ्रेंड्स होते हैं उनका सर्कल तो बदल नहीं सकता। तो यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज होने लगता है, और बाद में एक ऐसे स्टेज आती है, जैसे उम्र बढ़ती जाती है, दोनों पक्के हो जाते हैं। वाइफ भी अपनी तरफ से अपने आइडियाज में फिक्स हो जाती है, हस्बैंड भी हो जाते हैं, और उससे उन दोनों में कॉम्प्रोमाइज अच्छा नहीं रहता, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। फिर कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आपस में डिस्कशन करना जरूरी होता है, जो ना हस्बैंड वाइफ से प्रॉपर कर सकता है, ना वाइफ प्रॉपरली अपने हस्बैंड से कर सकता है। ये स्पेशली उस सेटअप में जब एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जब घर में बच्चे होते हैं, और या बेटा होता है जिसकी शादी हो चुकी होती है, मतलब बेटा और बहू घर में रहते हैं, उसके सामने एक एक्सटेंडेड फैमिली में दोनों एक दूसरे के सामने लड़ भी नहीं सकते, तो अंदर से घुटते रहते हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। और साथ में वाइफ सडनली रियलाइज करने लगती हैं कि आधी जिंदगी तो वो अपनी मदर इन लॉ के साथ एडजस्ट करती रही, और बाकी जिंदगी वो अपनी डॉटर इन लॉ के साथ एडजस्ट कर रही है। उसको पूरे जीवन भर जो उसने मेहनत की उसकी उसको रिकॉग्निशन नहीं मिली।
तो ये उसको सबकॉन्शियसली दिल में बहुत चोट पहुंचाती है। मैं दोबारा बोल दूं, जनरली लेडीज को जो मेरे पास आती हैं और जब भी मैंने उनसे बात की, उनका ये व्यू पॉइंट होता है कि आधी जिंदगी तो मैं अपनी सासू माँ से एडजस्ट करती रही, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, सासू माँ चली गई और अब मेरी डॉटर इन लॉ आई है, तो इसका एटीट्यूड दूसरा है, इसको खुश रखने के लिए मैं इससे एडजस्ट कर रही हूँ, तो मैं तो अपनी रीझें पूरी कर ही नहीं सकी, जो पंजाबी में रीझें कहते हैं। तो ये जो चीज है ये उसकी पर्सनैलिटी में बहुत फर्क डालती है। और हस्बैंड जनरली अगर वाइफ के साथ कोऑपरेट ना करें, शेयर ना करें, तो प्रॉब्लम ये बढ़ती जाती है। और वाइफ जो है वो बाद में लेटर ऑन अपने हस्बैंड की इडियोसिंक्रेसी बर्दाश्त नहीं करती। इडियोसिंक्रेसी से मेरा मतलब हुआ कि मेन जनरली जो होते हैं वो उतने ज्यादा क्लीनलीनेस नहीं रखते, अपने ऑर्गेनाइज नहीं होते। जब भी वो बाथरूम से निकलते हैं तो फिर जब देखते हैं कि उनका अंडरवियर जमीन पे पड़ा है या तौलिया मैला पड़ा है और मैले कपड़ों में नहीं डाला गया, तो वाइफ जो पहले 15-20 साल तक तो ये बर्दाश्त करती हैं, बाद में उनका ये बर्दाश्त खत्म होने लगती है और फिर वो इरिटेशन शुरू हो जाती है। एक मेन कारण जिससे वाइफ अपने हस्बैंड से लेटर ऑन ईयर्स में ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाती है इमोशनली, उसको लगता है कि अब मेरे जीवन के तो कुछ ही साल बचे हैं, मैं पहले जैसे तो अब मैं कितने साल की हूँ, मैं 60-65 साल की हूँ, मेरे पास कितने साल और चले 15-20 साल, और मैं जिंदगी भर लोगों के लिए एडजस्ट करते रही और मेरे लिए एडजस्ट करने के लिए क्या है, मेरे लिए बाकी जीवन में क्या है, सॉरी। तो वो चाहती हैं ट्रेवल करना, दुनिया को एक्सप्लोर करना, और अगर हस्बैंड इस चीज को नहीं मानते तो प्रॉब्लम आती है। दूसरा, वो चाहती है नए स्किल सीखना, जैसे ये कंप्यूटर सीखना, संगीत सीखना, म्यूजिक सीखना, लैंग्वेज एक्सप्लोर करना। तो इस सब में अगर उनके हस्बैंड कोऑपरेट नहीं करते तो उनको मुश्किल आती है। और एक एज के बाद नए फ्रेंड सर्कल बनाना भी इतना आसान नहीं होता, तो वो अपनी पुरानी हस्बैंड की रिलेशनशिप से बाहर निकल जाती है। अगर हस्बैंड उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो वो रेबेलस एटीट्यूड अपना लेती है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, जैसे किसी पर्सन, आप गाड़ी अगर रेड लाइट पर रोकते हैं और उसके बाद सड़क बिल्कुल खाली मिलती है, जो ग्रीन लाइट होती है, तो ड्राइवर का एटीट्यूड होता है वो जितनी तेजी से चला के चला जाएगा अगर आगे सड़क खाली है। तो यही हाल होता है पत्नियों का, जब वो जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करती हैं और जब मौका मिलता है, जब उनको आजादी मिलती है, तो वो अपने हस्बैंड की परवाह किए बिना अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बड़ी तेजी से बढ़ने की कोशिश करती है और शायद स्पीड में अपने हस्बैंड से आगे बढ़ जाती है। और एंड में मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि एक आफ्टर जैसे 60 ईयर्स की एज में हस्बैंड रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद अगर वो घर में बैठ जाते हैं और वाइफ अगर हाउस वाइफ है और वो घर की मालकिन है और उसको आदत नहीं है घर में किसी और मेंबर के 9 से लेके शाम के 6 बजे तक किसी और के, तो एक एक्स्ट्रा पर्सन, उसका अपना हस्बैंड ही उसको धीरे धीरे इरिटेट करने लगता है कि उसके पर्सनल स्पेस में वो तंग करता है। तो इसलिए भी आपस में हस्बैंड और वाइफ की आपस में थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो 9 से 5 का उनका टाइम जिस तरीके से वो काटते थे उसके अंदर अब इंटरफेरेंस होनी शुरू हो गई है। और एंड में मैं कहूंगा सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि जो फिजिकल अट्रैक्शन होती है, जो हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन होते हैं, जो डोपामिन सिक्रीट होता है, जो एक फिजिकल अट्रैक्शन टू द अदर पर्सन पैदा करता है, वो भी उम्र के साथ कम हो जाता है, कोई नयापन नहीं रहता, तो उसको अपने हस्बैंड से वो प्यार, वो अफेक्शन नहीं रहता जो पहले उनको था। तो ये सारे कारण होते हैं जिससे हस्बैंड और वाइफ में आफ्टर 60-65 ईयर्स ऑफ एज आपस में वो इमोशनल या सेक्सुअल बॉन्डिंग नहीं रहती जो पहले थी। हाँ, एक दूसरे के साथ अभी भी अटैच रहते हैं, वो केवल सिक्योर होने के कारण। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आप प्रॉब्लम समझेंगे तो ही आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकेंगे। तो ये मेरा वीडियो अगर आपने एंड तक देखा तो उसका शुक्रिया। आप इसका यही कर सकते हैं कि ये अपने पार्टनर को सुनाइए और ये शेयर कीजिए ताकि उनको पता लगे कि जीवन में करने के लिए क्या उनके लिए ठीक रहेगा,
ताकि उनका बुढ़ापा या एल्डरली एज ग्रुप, जिसको हम सोफिस्टिकेटेड वर्ड में सीनियर सिटीजन एज ग्रुप कहते हैं, उनका अच्छा कट पाएगा। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे इस तरह के वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर दीजिए या डिसलाइक कर दीजिए, या अपने कमेंट्स दे दीजिए कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं। आप सबका मेरे साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद।